नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम आगामी यूपी, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भाषा विज्ञान पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार भाषा विज्ञान से संबंधित परीक्षाओं में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं और आपको क्या-क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, लगातार हम अपने द्वारा बनाए गए नोट्स को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक क्रिकेटर अपनी रिव्यू या फिर रिप्ले अपने वीडियोज के माध्यम से देखा करता है, उसी तरीके से एक टीचर अपने द्वारा बनाए गए नोट्स के माध्यम से आप सभी के बहाने अपने उन दिनों में चला जा रहा है जब वो खुद इन परीक्षाओं की तैयारी करता था, नोट्स बनाता था, उसको सजाता था, गूंथता था। तो ये नोट्स आप सभी की तैयारियों के लिए काफ़ी उपयोगी हो रहा होगा। आप सभी के कमेंट ऐसा बता रहे हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए आगे चर्चा करने जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी शुरू से लेकर अंत तक इस लेक्चर के साथ बने रहेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने भाषा विज्ञान लिखा हुआ है। तो देखा जाए प्रायः जब भी हम भाषा विज्ञान पढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं इसमें भूगोल का पार्ट भी आ जाता है। इसीलिए हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भूगोल की जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि भाषा का क्षेत्र अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। तो अगर हिंदी की बात करें, तो हिंदी भारत के लगभग 10 राज्यों में बोली जाती है। हिंदी की 5 उपभाषाएँ हैं और 18 बोलियाँ हैं। तो उपभाषाओं की संख्या को लेकर तो एकदम से क्लियरिटी है कि 5 उपभाषाएँ हैं, लेकिन बोलियों को लेकर आप देखेंगे कि अलग-अलग किताबों में अलग-अलग इनकी संख्या दी गई है। कहीं 17 दी गई है, कहीं 18 दी गई है। ठीक है, नगेंद्र का इतिहास पढ़ेंगे, तो वहाँ पर 17 बोलियों का ज़िक्र किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर केवल संख्या के दृष्टिकोण से सवाल पूछेगा, तो आपको 18 बतलाना है। अगर किसी विद्वान के हिसाब से नगेंद्र, धीरेन्द्र वर्मा इन लोगों के अगर हिसाब से पूछे, तो फिर आपको उस विद्वान की संख्या के अनुसार बतलाना है। मोटे तौर पर आपको ध्यान में रखना है कि हिंदी की कुल 5 उपभाषाएँ हैं और 18 बोलियाँ हैं। इसको लेकर बिल्कुल आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। हिंदी की उपभाषाएँ व उनके अंतर्गत जो भी बोलियाँ हैं, अगर उनको हम देखें, तो सबसे पहली जो उपभाषा है, उसको पश्चिमी हिंदी के नाम से भी हम जान सकते हैं, जिसके अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी जैसी बोलियाँ शामिल हैं। और पश्चिमी हिंदी का हमने याद करने के लिए कि शौर्सेनी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। इस तरीके से आप भी अपने दिमाग में इसको बैठा सकते हैं। अब हम बात करते हैं पूर्वी हिंदी की। तो पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जैसी बोलियां शामिल हैं और इसकी उत्पत्ति अर्धमागधी से हुई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको ध्यान में रखना है, खास तौर से पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी में कौन-कौन सी बोलियां हैं, एकदम से क्लियर करके रखना है। जहाँ तक हम देखें, तो पूर्वी हिंदी में कुल 3 बोलियां हैं, ज़्यादा नहीं। लेकिन पश्चिमी हिंदी में आप देख रहे हैं कि कम से कम 5 बोलियां यहाँ पर दिखलाई पड़ रही हैं। तो खड़ी बोली, जिसका कि प्रयोग हम अपने व्यवहार में करते हैं, उसका संबंध पश्चिमी हिंदी से है। ब्रज भाषा, जिसमें आप देखेंगे कि पूरा भक्ति काल और रीति काल लिखा गया, अब वो भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है। बुंदेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है। हरियाणवी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है और कन्नौजी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है। ठीक है, तो परीक्षाओं में ज्यादातर पूछ लिया जाता है खड़ी बोली, ब्रज भाषा, इन दोनों को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। जहां तक पूर्वी हिंदी की बात है, तो अवधी, जिसके लिए तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जैसी या फिर सूफी कवियों को हम जानते हैं, तो वो किस हिंदी के अंतर्गत है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। बघेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। हमने फार्मूला भी बनाया था एबीसी, आप जरूर इसको ध्यान में रखिए। इन सारी चीजों को हम करीब इस प्लेटफॉर्म पर 3 से 4 साल पहले से ही चर्चा करते आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उस जमाने में आप लोगों को उतना मैं गंभीर नहीं लगता रहा हूँगा, लेकिन अब जो कुछ बतला रहा हूँ, बिल्कुल आप ध्यान में रखिए उसको। जितना जो विद्यार्थी ध्यान में रखेगा और कंसंट्रेट होकर क्लास को देखेगा, उतना ही वो अपने सफलता के करीब होता जाएगा। क्योंकि हमारी नीयत बहुत साफ है, हम चाहते हैं कि यहाँ का हर विद्यार्थी सफल हो और कहीं भी इंटरव्यू इत्यादि दे सफलता के बाद, तो वो इस चैनल का नाम जरूर ले।
यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, बातों ही बातों में आप लोगों ने पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी की बोलियों को क्लियर कर लिया होगा। खास तौर से कंफ्यूजन कहाँ होता है, बुंदेली को लेकर और बघेली को लेकर कंफ्यूजन होता है। तो इन दोनों को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि बुंदेली पश्चिमी हिंदी में है और बघेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। अब बात करते हैं राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां हैं, जिसमें आप देखेंगे कि मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। और राजस्थानी हिंदी का की भी उत्पत्ति अगर देखा जाए तो शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। इसके बाद चौथी उपभाषा को देखें तो पहाड़ी हिंदी है, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कि गढ़वाली और कुमायूनी। अब यहीं पर अंतर हो जाता है, कई किताबों में नेपाली को पहाड़ी में नहीं रखा गया है, इसीलिए बोलियों की संख्या 17 हो जाती है। ठीक है, वैसे भी अगर नेपाली को हम माइनस भी कर दें तो एक बोली और है जिसको कि हम दक्कनी हिंदी भी कहते हैं। ठीक है, तो मोटे तौर पर आप 18 बोलियों को ही ध्यान में रखिए। नेपाली को प्लस माइनस करेंगे तो भी दक्कनी कहीं ना कहीं अपना जगह बनाना शुरू कर देती है। ठीक है, तो एकदम कंफ्यूजन में आपको नहीं रहना है। तो पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली बोलियों को रखा जाता है और इसकी उत्पत्ति खस अपभ्रंश से हुई है। ये चीज भी आप ध्यान में रखिए। बिहारी हिंदी के अंतर्गत मैथिली, मगही और भोजपुरी जैसी बोलियां शामिल हैं और इसकी उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से हुई है। तो मोटे तौर पर आप देख रहे हैं कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो यहां से 2-3 सवाल निश्चित तौर पर आते हैं। आप बहुत सारी किताबें पढ़ लिए रहेंगे, प्रैक्टिस सेट खूब कर लिए रहेंगे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। इसलिए हमने समय देते हुए आप कम से कम हिंदी की उपभाषाएं, उनकी उत्पत्ति किन अपभ्रंशों से हुई है और उन उपभाषाओं में कौन कौन सी बोलियां हैं, पूरा कवर करने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और कहां कहां पर ध्यान में रखना है ये भी आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि कई बार बोलियों को लेकर अलग अलग विद्वानों के नामकरण दिए गए हैं। जैसे आप आदिकाल और रीतिकाल के नामकरण को पढ़ते हैं, उसी तरीके से बोलियों को लेकर भी लोगों ने नाम दिया उसका। जैसे खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है, हरियाणवी को बांगरू कहा जाता है, जयपुरी को ढूंढारी कहा जाता है, अवधी को बैसवाड़ी या फिर बांसवाड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, तो कम से कम इसको ध्यान में रखिए कि कौरवी कौन है, खड़ी बोली, बांगरू हरियाणवी, ढूंढारी जयपुरी, बैसवाड़ी या फिर बांसवाड़ी अवधी। तो इस तरीके से भी सवाल आता है। अब खड़ी बोली हमने याद करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर याद नहीं होता। याद कैसे नहीं होगा अगर आप उस पे एकदम से तुल जाएं कि मुझे याद करके ही रखना है। देखिए, यहाँ पर लिखने के लिए हमने पूरा लिख दिया, लेकिन फिर से अलग से लिखा ताकि मैं उसको याद कर लूं। जैसे बचपन के दिनों में आप लोग मीनिंग याद करते रहोगे कि ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स सेब, बी फॉर बॉल, बॉल मीन्स गेंद। ये सब आप याद किए होंगे। कौन कहता है कि आपको याद नहीं होता? आप जोर ही नहीं देना चाहते। जितनी बुरी चीजें हैं वो आपको याद रहती हैं और जितनी याद करने लायक चीजें हैं वो शायद याद करने में कठिनाई देती हैं। लेकिन अगर इस तरीके से याद करेंगे, बार बार लिखेंगे, खड़ी खड़ी बोली कौरवी, राहुल साकृत्यायन ने नाम दिया हुआ था, हरियाणवी बांगरू, जयपुरी ढूंढारी, ठीक है, अवधी बैसवाड़ी या फिर बांसवाड़ी। तो उम्मीद है कि आप एकदम याद कर लिए होंगे, अब आपको दिक्कत ही नहीं होगी। आगे बात करते हैं तो राष्ट्रभाषा संपर्क भाषा होती है। हिंदी भारत की संपर्क भाषा के रूप में कही जा सकती है। राजभाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राजभाषा से क्या तात्पर्य है, तो आपको बतलाना है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो जिसमें कि सरकारी कामकाज होता है, उसको हम राजभाषा कहते हैं। और भारत में हिंदी को संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 343 से 351 में दिया गया है। यह संविधान के भाग 17 व 8वीं अनुसूची में है। यह भी पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, कई बार अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने से कितने के बीच में है और उन अनुच्छेदों के बीच में हिंदी के बारे में क्या कहा गया है, ये चीज, और संविधान के किस भाग में है और किस अनुसूची में। तो इसको भी आपको हिट पॉइंट पे रखना है, एकदम से इंपॉर्टेंट पॉइंट में रखना है। संविधान में हिंदी को यह दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया। ये चीज तो आप भली भांति जानते हैं
और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो यहीं से सवाल उठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सवाल इससे बाहर गया। अभी तक जितना मैंने पढ़ाया इसमें से 5-6 क्वेश्चन बनने तय हैं। इस चीज को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं कि जब 14 सितंबर 1949 को संविधान में दर्जा प्राप्त हुआ हिंदी को, तो इसी की याद में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कई बार हमने देखा कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में ये कठिन प्रश्नों में है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि अलग अलग संस्थानों में हिंदी दिवस मनाया जाता है। महाविद्यालय विश्वविद्यालय में तो मनाया ही जाता है, और आप देखेंगे कि बैंकों में भी मनाया जाता है जहां पर लोग राजभाषा अधिकारी के रूप में काम करते हैं। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये भी आप ध्यान रखिए। कई बार सवाल सामान्य रूप से भी सवाल आ जाते हैं। देवनागरी लिपि में अन्य लिपियां भी लिखी जाती हैं। मराठी, नेपाली, संस्कृत की लिपि देवनागरी है। मुझे एक घटना याद आती है कि एक बार मैं जेएनयू के लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर पढ़ने गया, तो अचानक मैं एक न्यूज़पेपर उठाता हूँ और पढ़ना शुरू करता हूँ। बाद में देखता हूँ कि वो न्यूज़पेपर मराठी भाषा में है। तो एक विद्यार्थी था, पहले उस न्यूज़पेपर को पढ़ रहा था, तो अचानक मेरे पास आया, बोला कि आप महाराष्ट्र में कहाँ से हैं? तो हमने सोचा कि मैं कौन सा पेपर उठा लिया हूँ। तो हमने कहा कि नहीं, मैं तो उत्तर प्रदेश का हूँ। ये देखिए देवनागरी लिपि में है, तो कंफ्यूजन हो गया। मेन बात बतलाना ये था कि देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है, इसके अतिरिक्त मराठी, नेपाली और संस्कृत की लिपि भी देवनागरी। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। सुनीति कुमार चटर्जी इसके समर्थक थे। सुनीति कुमार चटर्जी एक भाषाविद हैं, और जो उन्होंने एक बार अनुमान लगाया था या फिर उन्होंने आग्रह किया था कि क्यों नहीं हिंदी को भी रोमन में लिखा जाए। आज बिना किसी प्रयास के आप देखेंगे कि हिंदी को रोमन लिपि में लिखा जा रहा है। आजकल के जो बीए के विद्यार्थी होते हैं वो बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि हिंदी की लिपि क्या है। हमारे यहाँ तो विद्यार्थी देवनागरी को देवनागरिक, देवनागरी, देवनगरी इस तरीके से लिखते हैं। तो कई बार मैं जब एग्जामिनेशन में कॉपी पर सिग्नेचर करने जाता हूँ तो बतलाता हूँ बार बार। तो कुछ विद्यार्थी समझते हैं, कुछ विद्यार्थी लड़ने के लिए तैयार रहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, रोमन हो चाहे देवनागरी हो। तो वो बाद में फर्क पड़ता है, जब इस तरीके से जैसे आप लोग जुड़कर पढ़ाई कर रहे हैं तब दिक्कत होती है कि भाई हमने पहले क्यों नहीं ध्यान दिया। तो बातों ही बातों में आपने अपने दिमाग में बैठा लिया होगा कि देवनागरी लिपि हिंदी की है और रोमन लिपि अंग्रेजी की है। लेकिन सुनीति कुमार चटर्जी ने आह्वान किया था लोगों से, ये कहा था कि आप चाहें तो हिंदी को भी रोमन में लिख सकते हैं। वो इसके समर्थक थे। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ पर हमने 3 भाषाओं के बारे में चर्चा कर ली, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। उनकी लिपि अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पर हमने याद करने के लिए भी एक बॉक्स बना लिया। इसी तरीके से तो याद करना है, तभी चीजें याद होंगी। आगे की हिंदी देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण है, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन है, ठीक है। 11 स्वर और 33 व्यंजन है, इसको आपको याद रखना है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 है। ये भी सवाल खूब पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और कई बार इस तरीके से फैक्चुअल सवाल आ जाते हैं और इनके उत्तर नहीं आते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। फिर हम दाएं बाएं इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं कि आखिरकार इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो 52 वर्ण है, 11 स्वर और 33 व्यंजन। अब उच्चारण स्थान से संबंधित भी सवाल खूब पूछे जाते हैं। एक चीज और है कि अगर हम अनुस्वार को देखें और विसर्ग को देखें तो इनको भी स्वर के अंतर्गत ही रखा गया है, स्वतंत्र स्वर के रूप में रखा गया है। जैसे आप अखबार पढ़ते होंगे तो लिखा रहता है कि स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं, स्वतंत्र लेखक हैं। कुछ लेखक हैं जो कि परतंत्र हैं, देखा जाए तो वो उनका फॉर्मेट है कि ऐसे ही लिखना है। कुछ है स्वतंत्र है अपना उसी टाइप से। तो जो अनुस्वार है और विसर्ग है, इनको भी स्वतंत्र स्वर के अंतर्गत रखा जाता है, इसलिए इनकी संख्या बढ़कर 13 हो जाती है। लेकिन अगर मूल की बात करें तो 11। आपको कितना ध्यान रखना है? 11 रखना है। अब उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ग निर्धारित किए गए हैं कि कंठ के अंतर्गत क वर्ग है और अ, तालव्य के अंतर्गत च वर्ग और ई, मूर्धन्य के अंतर्गत ट वर्ग और री, दंत के अंतर्गत त वर्ग और दंत स, ओष्ठ के अंतर्गत प वर्ग और ओ, ठीक है। अंतस्थ के अंतर्गत य र ल व, जिनको कि अंतस्थ हम कहते हैं। उष्म के अंतर्गत
श, श, स, ह ये ऊष्म व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत क्ष, त्र, ज्ञ, स्र। द्विगुण व्यंजन ढ़, ढ। ठीक है। जैसे एक बार मैंने कहीं देखा, लोग बोलते हैं कि मुझे पढ़ना पड़ता है, तो पढ़ना ऐसे लिखा हुआ था, जो कि क्या है, गलत है। तो ये द्विगुण है, कहां पर ढ रहेगा कहां पर ढ़ रहेगा, ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात होती है। लुंठित व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन है, र और ल, जिनको कि लुंठित कहा जाता है। काकल्य के अंतर्गत है ह, अयोग वाह के अंतर्गत है ह और विसर्ग। तो यहां से भी आप देखेंगे कि सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, कि कौन सा वर्ण किसके अंतर्गत है, किस वर्ग के अंतर्गत है, और उसका उच्चारण स्थान क्या है, ये भी सवाल पूछा जाता है। अब सबसे कठिन जो सवाल पूछा जाता है कि कौन अघोष है, कौन सघोष है, कौन अल्प प्राण है, कौन महाप्राण है, तो इसको भी आपको क्लियर करके जाना है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण कहा जाता है अघोष, जैसे क, ख। सघोष प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण कहलाता है सघोष, जैसे ग, घ, अंग्य। ठीक है, तो इसको हमने संख्या में भी लिख दिया है। तो सघोष और अघोष बिल्कुल ध्यान में रखिए। कई जगहों पर सघोष को केवल घोष लिखा रहता है। ठीक है, कि घोष ध्वनि कौन है, तो आप उसको सघोष ही समझिए। तो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण अघोष में पहला और दूसरा। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण यानी 135 क, ग, ज्ञ, अंग्य। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण यानी कि 24 ख और घ। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर ये चारों आपको नहीं याद हो रहे हैं तो कम से कम किसी दो को याद करके रखिए। या तो आप अघोष याद कर लीजिए, या सघोष याद कर लीजिए, या अल्प प्राण याद कर लीजिए, या महाप्राण, किसी में से चारों में से कम दो याद कीजिए। तो जैसे मैं जाता था तो मैं अघोष को ध्यान में रखता था 12, और फिर महाप्राण को याद रखता था 24। 12/24 बराबर क्या हो गया, अघोष बटा महाप्राण। इन दोनों को याद कर लेता था, अब बल्कि क्वेश्चन पेपर के पीछे लिख लेता था कि कंफ्यूजन न हो। आप लोग भी इस मंत्र को अपना सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई दो याद रहते हैं तो आप आराम से वहां पर कर लेंगे, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए उस दिन आपका दिन अच्छा हो तो इस पे से 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। हो सकता है कि पूछ लिया जाए कौन अघोष है, कौन सघोष है, कौन अल्प प्राण है, कौन महाप्राण है। कम से कम 4 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। तो उसी हिसाब से आपको क्लियर करके रखना है। अब इसके लिए आप कितना भी प्रैक्टिस सेट करें, कम से कम क्लियरिटी आ जाएगी तो आप बहुत सारा प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने याद करने के लिए बॉक्स बना लिया था, आप लोग भी उसी तरीके से बना लीजिए। ठीक है, तो अलग अलग एंगल से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया। तो आप 12/24 बिल्कुल ध्यान में रखिए, आपका ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जो हिंदी है इसकी प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है। इसका नेचर है वियोगात्मक या फिर विश्लिष्ट। वियोगात्मक, आप देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है संयोगात्मक। जैसे जो संस्कृत है वो क्या है, संयोगात्मक है। अभी एक उदाहरण मैं देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं मुख्य अतिथि, हिंदी में आप कहीं भी सेमिनार इत्यादि में जाते हैं तो लिखा रहता है कि मुख्य अतिथि। इसी को हम संस्कृत में लिख देते हैं मुख्यातिथि। ठीक है, मुख्यातिथि हो गया तो ये क्या हो गया, संयोगात्मक हो गया। और मुख्य अतिथि क्या हो गया, वियोगात्मक, मतलब जो अलग अलग तोड़ तोड़ के लिखा जा रहा। इसलिए आप संस्कृत का देखेंगे तो उसमें संगीतात्मकता होती है और पूरा एक ही में सिरोरेखा सबका जुड़ा रहता है। ठीक है, नॉर्मली आप समझ गए होंगे। तो ये होता है वियोगात्मक। हिंदी की प्रकृति क्या है, वियोगात्मक है, वो शब्द अलग अलग को जोड़ के रखती है। अगर हम भाषा परिवारों की बात करें तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, भारत में 4 भाषा परिवार है। वो कौन कौन से भाषा परिवार है, केवल राजनीतिक परिवार ही नहीं होते हैं, एकेडमिक परिवार ही नहीं होते हैं, भाषाओं के भी परिवार हैं। ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है, इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखिए। भाषा परिवार कौन कौन है भारत में, खासतौर से भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। सबसे बड़ा अगर भाषा परिवार कोई है तो वो भारोपीय भाषा परिवार है, जिसमें भारत और यूरोपीय। इसमें आप देखेंगे कि कोई संधि हो रही है क्या, भारोपीय दो देशों को मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, भारत और यूरोपीय। तो सबसे बड़ा भाषा परिवार है द्रविड़,
दक्षिण भारत की भाषाएं। और आपने राहुल द्रविड़ का नाम सुना ही होगा, तो यानी कि उनके टाइटल में जो लगा हुआ है शब्द, वो कहीं ना कहीं किसी भाषा परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ऑस्ट्रिक में मुंडा परिवार को शामिल किया जाता है। तो खास तौर से ये चारों परिवारों को आप ध्यान में रखें। और कई बार पूछ लिया जाता है कि मुंडा परिवार का क्षेत्र किधर है, दक्षिण भारत की जो भाषा है उनका क्षेत्र कौन कौन से किस परिवार से है, और फिर सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है। तो परिवार को भी आप समझ गए। इसके बाद आप देख रहे हैं कि भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच में है। और इसमें आप देखेंगे कि 2 भाग किए गए, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक मतलब जिसका संबंध वेदों से हो, और लौकिक मतलब जैसे कि रामायण महाभारत जिसमें लिखे गए उनको लौकिक संस्कृत कहा जाता है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जिसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी के बीच में, जिसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश जैसी भाषाओं को रखा गया है। ठीक है, तो ध्यान में रखिए आप, एक तो संस्कृत हम पढ़ते हैं, ऊपर में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इनका संबंध कहीं न कहीं धीरे धीरे हिंदी से जुड़ेगा, आगे आप देखेंगे। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जिसका समय 1000 ईस्वी से अब तक माना जा रहा है, जिसमें हिंदी और अन्य भारतीय बोलियां शामिल हैं। ठीक, तो भारतीय आर्य भाषा 3 है, जिनको कि आप ध्यान में रखिए किसके किसके अंतर्गत कौन है, वो भी आप दिमाग में रख लिए होंगे। छांदस भाषा का प्रयोग यास्क और पाणिनि ने किया है। तो यास्क और पाणिनि दोनों के पुस्तकों के बारे में हमने चर्चा की थी, आपको ध्यान में आ गया होगा, निरुक्त और अष्टाध्यायी। तो उन दोनों किताबों में जो भी भाषा का प्रयोग है, वो छांदस है, यानी कि आप देखेंगे कि वैदिक संस्कृत का प्रयोग किया गया है। इसलिए आप अगर लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ेंगे, अष्टाध्यायी पढ़ेंगे, तो उसकी संस्कृत थोड़ी सी आपको क्लिष्ट दिखाई पड़ेगी। लेकिन वहीं कालिदास की रचनाओं को पढ़ेंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यादि पढ़ेंगे, तो वो बहुत ही आसान लगती है। संस्कृत भाषा का प्रयोग पाणिनि ने किया था। अब हम देखें तो प्राकृत को भी कई खंडों में बांटा गया है। प्रथम प्राकृत, जिसको कि हम पाली के नाम से भी जानते हैं, भारत की प्रथम देश भाषा के रूप में जाना जाता है पाली को। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों का माध्यम पाली को बनाया, क्योंकि वो क्या थी, देश भाषा थी। हर समय में आप देखेंगे कि भाषा के समानांतर कई भाषाएं चलती हैं। जैसे वर्तमान दौर में भी आप देख रहे हैं कि अंग्रेजी है, संस्कृत है, भोजपुरी है, और अलग अलग जो भी क्षेत्रीय बोलियां चल रही हैं समानांतर। तो पाली भारत की प्रथम देश भाषा, भगवान महात्मा बुद्ध के सारे उपदेश इसी भाषा में। ये भी कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, आप वहां कर लेंगे। द्वितीय प्राकृत काल, जिसको कि प्राकृत कहा जाता है, जिसमें कि महावीर स्वामी के सभी उपदेश इसी भाषा में लिखे गए। तृतीय प्राकृत काल, जिसको कि अपभ्रंश कहा जाता है या फिर अवहट कह सकते हैं, जो कि संक्रमणकालीन भाषा रही। इसीलिए जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा है कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। इस तरीके से आपने वहां पर पढ़ा होगा। तो जहां आप देख रहे हैं कि भारतीय आर्य भाषाओं को हमने देखा, वहीं प्राकृत के भी अलग अलग रूपों को देखा, पाली को देखा, प्राकृत को देखा और अपभ्रंश को देखा। आगे बात करें तो हिंदी का जो विकास क्रम है, अगर उद्भव के हिसाब से देखें तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, तब हिंदी होती है। कई बार हम कहते हैं कि हिंदी की जननी संस्कृत है, लेकिन ये सीधे सीधे नहीं है, बीच में और कई भाषाओं का इसमें मिश्रण है, उनका क्रम है। तो इस क्रम को ध्यान में रखिए, इससे रिलेटेड भी सवाल आते हैं क्रम पर आधारित। अपभ्रंश का अर्थ पतन है। अपभ्रंश से तात्पर्य प्राकृत भाषा से विकसित भाषा है। अपभ्रंश का मतलब क्या होता है कि बिगड़ा हुआ रूप, मतलब कि भाषा का खराब रूप। अपभ्रंश से तात्पर्य है कि प्राकृत भाषा से विकसित भाषा जो है वो अपभ्रंश है। अपभ्रंश के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, इनको भी आप देखिए। स्वयंभू, जिन्होंने पौंचर्यु लिखा, इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है। धनपाल, जिन्होंने भविष्यत कहा लिखा, जिसको कि भविष्यत कथा भी कहा जाता है, अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य है। पुष्पदंत, जिन्होंने महापुराण लिखा, जसहुर चरियु लिखा, और इनको अपभ्रंश का व्यास भी कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि अपभ्रंश के प्रमुख कवि कौन कौन है, स्वयंभू हैं, धनपाल हैं, पुष्पदंत हैं, सरहपा, जो कि हिंदी के प्रथम कवि के दौड़ में शामिल रहते हैं,
दोहा कोश भी इनका अपभ्रंश में लिखा गया। तो कम से कम अगर सवाल आ जाए कि निम्नलिखित में से अपभ्रंश का कवि नहीं है, तो स्वयंभू, धनपाल, पुष्पदंत, सरापा, इन सबको तो ध्यान में रखिए। जो ऑप्शन में नहीं रहेगा इन लोगों के अलावा उनको आप बता दीजिएगा। ठीक, चर्यापद, सरापा आदि ने जो भी कुछ लिखा है वो अपभ्रंश में। अपभ्रंश के कई भेद हैं और इसका जिक्र हमने इस वीडियो के शुरू में ही किया था। ठीक, शौरसेनी अपभ्रंश से 3 भाषाओं का जन्म हुआ, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन है, इन सब पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अर्धमागधी से निकली है पूर्वी हिंदी, और इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां हैं हमने बतला दिया है, आप अपने ध्यान में रखे होंगे। मागधी के अंतर्गत है बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया। ठीक है, बिहारी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां हैं, ये सारी चीजें आपके दिमाग में छप रही होंगी। नहीं छप रही है तो इसका मतलब है कि आप इस क्लास पे कंसंट्रेट नहीं, आप इधर उधर भटक रहे हैं। लेकिन कंसंट्रेट तो आप होंगे ही, क्योंकि इतनी अच्छी बात बतलाई जा रही है जो कि आपकी परीक्षाओं से एकदम ठोस तरीके से, जिसको मैं बोलूं कि एकदम कसावट के माध्यम से मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। इससे एक भी प्रश्न दाएं बाएं नहीं जाने वाला है। खस अपभ्रंश, जिससे कि पहाड़ी हिंदी निकली हुई है, और उसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां हैं। ब्राचर, जिससे निकली पंजाबी, सिंधी। महाराष्ट्री से निकली मराठी। तो अपभ्रंश के भी कई भेद किए जाते हैं और उनसे निकली हुई कई उपभाषाएं और बोलियां। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अवहट को परवर्ती अपभ्रंश भी कहा जाता है। अवहट को परवर्ती अपभ्रंश भी कहा जाता है। अवहट के प्रमुख कवि, इसके पहले हमने अपभ्रंश के कवियों पर चर्चा की थी, यहाँ पर अवहट के कवि कौन कौन। अब्दुल रहमान, जिन्होंने की संदेश रासक लिखा। दामोदर पंडित, उक्ति व्यक्ति प्रकरण लिखा। ज्योतिश्वर ठाकुर, वर्ण रत्नाकर लिखा। और विद्यापति ने लिखा कीर्ति लता, कीर्ति पताका। ये सब अवहट में। जैसे आपने अभी हाल ही में यूपी हायर एजुकेशन में सवाल आया था, देशिल बयाना सब जन मिठा। हालांकि ये सवाल यूजीसी नेट में कई बार आ चुका है, तो ये क्या, अवहट के बारे में बतलाया गया वहां। ठीक है, तो अवहट के भी 4 कवियों का हमने यहाँ पर उल्लेख किया है। तो इस तरीके से आप अपभ्रंश और अवहट के कवियों में अंतर कर लेंगे, यहीं से सवाल बनेगा, एकदम से गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। अब यहाँ पर और भी तथ्य हैं कि ब्रज भाषा साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है। प्रद्युम्न चरित। ठीक है, प्रद्युम्न चरित नाम का एक ग्रंथ है जो कि ब्रज भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। अवधि की पहली कृति है चंदायन, जिसके रचयिता है मुल्ला दाऊद। अब ये कब प्रकाशित हुआ था, ये सब आपके दिमाग में आना चाहिए। ये नहीं कि सर आप बताइए आप बताइए, इस तरीके से नहीं, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, आप लोग कथा इत्यादि में जाते होंगे, सत्यनारायण कथा में या फिर इधर उधर जाते होंगे, तो आप देखेंगे कि वहां पर जो पंडित जी कथा कहते हैं, तो वो बहुत सारी चीजें प्रतीकात्मक रूप में कहते हैं। वो अपने मन में ओम, इधर ओम जल्दी जल्दी छिड़कवाते हैं सारी चीजें, और जो जजमान होते हैं वो सब उन्हीं के अनुसार करते हैं। वो पंडित जी जो होते हैं वो अपने अंदर सारे मंत्रों को पढ़ते हैं। कई बार मैंने रीड किया है, मैं इन सारी चीजों में कभी कभार जाता रहता हूँ देखने के लिए कि सही मायने में कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, और उसी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। केवल संकेत को भी आप अगर समझ जा रहे हैं तो मान कर चलिए कि वो बहुत, इसी को तो आशीर्वाद कहा जाता है। ठीक है, तो चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है, जो कि अवधि की पहली रचना मानी जाती है, और इसको लोर कहा भी कहा जाता है। माता प्रसाद गुप्त ने इसको लोर कहा या लोर कथा भी कहा। अब ब्रज भाषा के प्रमुख कवियों को देखें तो इनकी गणना बहुत ज्यादा है, जिसमें आप सूर, नंददास, रसखान, केशवदास, बिहारी, मतिराम, देव, घनानंद, इन सारे लोगों को तो पकड़ लेंगे। और ब्रज भाषा एक ऐसी भाषा है जिसको कि एक और नाम से जाना जाता है, जो कि ब्रज बोली के नाम से जाना जाता है। बंगाल में कृष्ण भक्त कवियों द्वारा प्रचारित भाषा का नाम क्या है, ब्रजबुली है। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि ब्रजबुली का संबंध किस भाषा से। और जहां तक तुलसीदास की बात है, तो तुलसीदास इकलौते कवियों में शामिल है जो कि ब्रज और अवधि दोनों पर समान अधिकार रखते हैं। तुलसीदास के साथ साथ आप रहीम को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कुछ एक ही प्रकृति के कवि थे और एक दूसरे से प्रभावित भी थे। ठीक है, तो ब्रज भाषा को आप समझ लिए। यहाँ पर अवधि के प्रमुख कवियों पर अगर बात करें तो कुतुबन, जायसी, मंझन, आलम, उस्मान, नूर मोहम्मद, कासिम शाह, शेख निसार, अली शाह जैसे प्रमुख कवि हैं, और उनकी रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। कुतुबन मृगावती, जायसी पद्मावत, मंझन मधुमालती,
आलम माधवानल कामकंदला, उस्मान चित्रावली, नूर मोहम्मद इंद्रावती, हंस जवाहिर, कासिम शाह, यूसुफ जलेखा या जुलेखा, शेख निसार, अली शाह, प्रेम चिंगारी। तो देखिए यहाँ पर हम भाषा विज्ञान को तो पढ़ रहे हैं और हिंदी भाषा को पढ़ रहे हैं, लेकिन जिस भाषा में जो साहित्य लिखा गया है उसको भी जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए यहाँ पर पैरेलल आप देख रहे हैं कि रचनाएं भी लिखी गई। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अमीर खुसरो की रचना है खालिक बारी। ठीक है, कई बार ये भी पूछा जाता है कि खालिक बारी किस टाइप का है, तो इसको हम लोग शब्दकोश के रूप में भी देखते हैं, अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया। हिंदी के विभिन्न रूप हैं, हिंदुई, हिंदवी, जबाने हिंदी, देहलवी। ठीक है, तो पंचतंत्र की भाषा को जबाने हिंदी भी कहा गया है। ठीक है, पंचतंत्र आपने विष्णु शर्मा का नाम सुना होगा, उनका ये ग्रंथ है। तो हिंदी के विभिन्न रूप है। रेखता मध्यकाल में मुसलमानों में प्रचलित अरबी फारसी शब्दों से मिश्रित कविता की भाषा को रेखता कहा जाता है। ठीक है, जिसमें मीर और गालिब जैसे लोग लिखा करते थे। दक्कनी हिंदी की लिपि फारसी है। दक्कनी हिंदी, जब राजधानी परिवर्तन हुआ, दिल्ली से लोग दौलताबाद गए, तो वहां पर एक और भाषा का विकास हुआ जिसको कि हम दक्कनी हिंदी के नाम से जानते हैं। खड़ी बोली के भी अलग अलग रूप हैं, जिसमें कि आप देखेंगे शैलियां जिसको कहा जा सकता है, हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी। हिंदी नागरी लिपि में, उर्दू फारसी लिपि में, हिंदुस्तानी जो हिंदी और उर्दू मिक्स हो उसको हिंदुस्तानी कहा जाता है। जैसे आप प्रेमचंद की रचनाओं को पढ़ेंगे तो उसमें हिंदुस्तानी का रूप दिखलाई पड़ता है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1893 में। कौन कौन थे वो चीज आप ध्यान में रखिए, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह। यही सब प्रश्न घुमा फिरा कर आते हैं। जैसे विद्यार्थी कहते हैं कि सर आप कुछ ऐसा बता दीजिए कि वही पढ़कर जाएं तो आ जाएगा, तो उसी क्रम में एक प्रयास है। हम कोई भी जो कुछ पढ़ाता है वो इसी अनुमान में पढ़ाता है कि यहाँ से प्रश्न आएंगे, और प्रश्न आएंगे कहाँ से, यहीं सबसे आएंगे। बस आपको कंसंट्रेट रहना है, अपने मनोबल को बढ़ा के रखना है और मनोवैज्ञानिक रूप से अपने को मजबूत करके रखना है। चूंकि मैंने एक वीडियो में बतलाया था कि आप अगर मनोवैज्ञानिक रूप से पिछड़ जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कंपटीशन का खेल बहुत मनोविज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। आप महेंद्र सिंह धोनी को याद रखिए कि विषम परिस्थिति में कैसे वो धैर्य बनाते हुए अपनी रणनीति को बनाते हैं। बहुत सारे कैप्टन हड़बड़ाने लगते हैं, इसीलिए उनको कहा गया कैप्टन कूल। और राहुल द्रविड़ को भी ध्यान में रखिए कि आपको टिकना है। हो सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थी छोड़कर चले गए होंगे कि क्या पकड़ पकड़ कर रहा है, इससे बढ़िया तो मैं अपने से पढ़ लिया होता या फिर फलाना सर को देख लिया होता। नहीं, जो विद्यार्थी यहाँ पर अभी तक बने हुए हैं वो मानकर चलिए कि परीक्षा में कई कदम आगे निकल चुके हैं, क्योंकि एक एक चीज आपको बहुत महत्वपूर्ण बतलाई जा रही है। तो आपने देखा कि नागरिक प्रचारणी सभा, जो कि अभी हाल फिलहाल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का पुनर्प्रकाशन किया हुआ है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन लोग शामिल थे ये नाम आप जरूर ध्यान में रखिए, सवाल पूछा जाता है। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय 1910 ईस्वी में। यूपी सरकार द्वारा गठित आचार्य नरेंद्र देव समिति 1947 थी। ठीक है, ये भी सवाल पूछा जाता है। हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक है, जो कि नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित की गई थी। शुरुआती व्याकरण की किताबों में से एक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, इस ध्वनि को वर्ण भी कहा जाता है। यह भी सवाल खूब पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वो ध्वनि है। और सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, वो वाक्य है। ये भी ध्यान रखिए। वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में कुल 52 वर्ण है, इनका जिक्र हमने सब बतला ही दिया। ठीक है, मूल रूप से आप यहाँ पर देख लीजिए। और कौन सा जो संयुक्त व्यंजन है कैसे बना हुआ है, जैसे श की बात करें हम तो क और श को मिलाकर बना, त्र को बात करें तो त और र को मिलाकर बना है, ज ज और य मिलकर बना हुआ है, और श जो है वो श और र मिलकर बना हुआ है। देखिए, देखने में लग रहा है इजी, लेकिन यही एग्जाम में आता है ना, बहुत सारे लोग हड़बड़ाने लगते हैं कि कैसे बना होगा। तो ध्यान रखिए कि कैसे बना है और यहाँ पर बतलाया गया। ठीक, आगे बात करें तो स्वरों का वर्गीकरण कई आधारों पर किया गया है। यहाँ से भी खूब सवाल पूछे जाते हैं। तो स्वरों का वर्गीकरण किया गया मात्रा या उच्चारण के आधार पर। मात्रा का मतलब क्या होता है कि उच्चारण में जो समय लगता है। ठीक, तो समय जो लगता है उसको मात्रा हम कहते हैं। और देखेंगे मात्रा के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत
तीन तरीके के स्वर हैं। ह्रस्व में कौन से हैं? अ, ई, उ। ह्रस्व हो गए। दीर्घ आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, तो ये सब किस में हो गए? दीर्घ में हो गए। और ये जो डॉक्टर वाला है, मुझे याद आ रहा कि एक दिन एक विद्यार्थी ने कमेंट किया कि सर आप अपने को प्रोफेसर ही क्यों नहीं बोलते हैं, डॉक्टर क्यों बोलते हैं? देखिए पीएचडी क्या होता है ना, उसको कोई भी विद्यार्थी अर्न करता है, उसको कमाता है। पीएचडी लोगों को लगता है कि आसानी से हो जाती है, इसीलिए थोड़ा-सा मेरा लगाव है कि मैं इस चीज़ को बोलता हूँ और शुरू से बोलता रहा। और प्रोफ़ेसर क्या, अभी तो मैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हूँ और जब प्रोफ़ेसर होऊँगा तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा। ठीक है, तो समय के अनुसार हमारा भी प्रमोशन होगा, तो उसी हिसाब से देखना है। तो डॉक्टर में जो आ लगा हुआ है, वो भी दीर्घ में है। और प्लुत में ये खास तौर से ज़्यादातर आप देखेंगे संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। तो ह्रस्व और दीर्घ, कई बार इनसे भी सवाल आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व है, कौन सा दीर्घ है? तो आप कैच कर लेंगे, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? अब जीभ के प्रयोग के आधार पर, जिह्वा के, जीभ का काफ़ी रोल है। अक्सर मैं अपने बीए और एमए के विद्यार्थियों को भाषा विज्ञान पढ़ाता हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि एकदम से पूरा समझ में आ जाए, पूरा एकदम जीभ को मैं तोड़-मरोड़ कर बताता हूँ कि भाई कहाँ से कौन वर्ण निकला हुआ है और कहाँ से उसका उच्चारण हो रहा है। हमारे बीए के विद्यार्थी या एमए के विद्यार्थी भाषा विज्ञान की क्लास में बोर ही नहीं होते हैं, वो बैठे रहते हैं, उनको बोलना पड़ता है कि आपका क्लास खत्म हो गया है। ठीक है, तो जीभ के प्रयोग के आधार पर देखेंगे तो बाँटा गया है। जीभ के भाग के अग्रभाग, जीभ के भाग के आधार पर और जीभ के उठने के आधार पर। तो अगर हम देखें तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर से ज़्यादातर सवाल आते हैं। ठीक है, कि अग्र स्वर कौन-कौन सा है? तो याद रखिए। ठीक, ई, ई, ए, ऐ, ये क्या है? अग्र स्वर है। और मध्य स्वर में सिर्फ एक स्वर आ रहा है जिसका नाम है अ। और पश्च में तमाम जितने शेष बचे हुए हैं, आ, उ, ओ, औ और औ, तो ये पश्च स्वर के अंतर्गत है। ठीक है? जब मैं परीक्षाओं में जाता था, तो अ से लेकर अह तक पूरा 1, 2, 3 करके इसे नोट कर लेता था। ये मैंने सूत्र बनाया हुआ है 34-78। जैसे मोबाइल नंबर को हम याद करते हैं, तो मैं अग्र स्वर को याद कर लिया 34-78। ठीक है, तो 34 3 और 4 पर कौन है, 7 और 8 पर कौन है? तो तुरंत मैं बता देता था कि अ पहले नंबर पे है। और फिर 25-69-10, 25-69-10 तो पश्च स्वर हो गया। तो क्या होता है कि जब आप तैयारी करते हैं, तो अपना मंत्र भी बनाते हैं और उसी हिसाब से अपने को तैयार करते हैं। परीक्षा की तैयारी करना क्या है? मानसिक रूप से तैयार करना है। तो सूत्र बनाते हैं, अंकों में लिखते हैं, शब्दों में लिखते हैं, गोला लगाते हैं, जो मन करता है वो करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर किया गया है। तो अग्र स्वर समझ गए, मध्य स्वर समझ गए, पश्च स्वर समझ गए। अब इसी से रिलेटेड है कि जीभ के उठने के आधार पे, ठीक? तो जिसमें संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धविवृत, जैसे-जैसे मुँह खुलता है, ठीक है? जब हम बोलते हैं, तो पूरा जो भी उच्चारण है, यहीं से तो रिलेटेड है। कभी कोई बोलते हैं, तो थोड़ा-सा ओंठ खुलता है, कभी ओंठ गोला हो जाता है, कभी एकदम से तना इस टाइप से हो जाता है, ठीक है? यही तो गेम है भाषा का और उसी में उच्चारण की शुद्धता, अशुद्धता की भी बात की जाती है। तो समृत में कौन-कौन है? समृत में है ई, इ, ई, उ, ठीक है? तो 4 और 6 यहाँ पर ध्यान में रखिए आप। अर्धसमृत में ऐ, ओ, ठीक? विपरीत में आ, अर्धविपरीत में अ, ए, औ, ठीक है? तो ये हो गया अर्धविपरीत। तो इस तरीके से आपको याद करना है। इसको याद ही करना पड़ेगा, एक से अधिक बार लिखना पड़ेगा। ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है, जिसमें अवृतमुखी, वृतमुखी। अवृत में अ, आ, ई, ऐ। वृतमुखी में उ, ओ, इस तरीके से है। ज्यादातर सवाल ऊपर वालों से ही पूछा जाता है। ठीक है, इन दोनों को जरूर ध्यान में रखिए। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर निरनुनासिक, अनुनासिक। निरनुनासिक में अ, आ, ई और अनुनासिक में आप देख रहे हैं चंद्रबिंदु वाला आ रहा है। ठीक है, और इस तरीके से जो है, तो खास तौर से आप देखेंगे कि जो चंद्रबिंदु और अनुस्वार वाला जो है, वही इसमें मेन होता है। ठीक, अब बात करते हैं कि नासिका से रिलेटेड, जैसे कि अंग, अंग, य, ठीक है, न, म, इस तरीके से।
दंतमूल र ल, दंत से त वर्ग और स, ठीक है। फिर दंतोष्ठ से व, ओष्ठ से उ, उ प वर्ग, ये उच्चारण स्थान के आधार पर है। ठीक, कंठ्योष्ठ जैसे ओ औ, मूर्धा से ट वर्ग श री, तालु से ई च वर्ग य श, ये सब तालु से रिलेटेड है। कंठ तालु ए ऐ, कंठ से अ आ अह, क वर्ग और ह। तो ये स्वरों का वर्गीकरण किया गया है और उच्चारण स्थान हमने बतलाया हुआ है। तो मेन आपको जो कठिन है, जिनको हमने देखिए पीले कलर से भी किया हुआ है, कई बार ये लोग आ जाते हैं एग्जाम में और थोड़ा-थोड़ा वहाँ पर कन्फ्यूजन होने लगता है कि हमने क्या पढ़ा था, कौन सा वर्ण इसमें होगा, बड़ी घबराहट होती है। लेकिन विकल्पों के हिसाब से थोड़ा-सा आप मिलाकर जरूर देखिए कि कौन सही आंसर हो सकता है, ठीक है। स्वरों की तरह ही व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक इनकी संख्या कुल 25 बतलाई गई है। तो स्पर्श व्यंजन है और अंतस्थ व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन को दो भागों में बांटा गया है, घोष के आधार पर और प्राण के आधार पर। घोष मतलब क्या होता है? ध्वनि, और प्राण मतलब वायु। इन सब के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया। अब ध्वनि यानी घोष के आधार पर क्या हो गया? दो भागों में सघोष और अघोष। इसकी चर्चा हमने ऊपर की थी, बस आपको ध्यान में रख लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। प्राण के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। संख्याओं को जरूर ध्यान में रखिए। अंतस्थ के अंतर्गत यह रला हुआ है और ये सभी क्या है? सघोष हैं और अल्प प्राण है। ये आपको याद रखना है कि अंतस्थ व्यंजन सघोष और अल्प प्राण के रूप में, ठीक। य तालव्य, र वर्च्य, ल वर्च्य, व दंत्योष्ट, ये लोग क्या है? सघोष हैं और अल्प प्राण है, जिसकी चर्चा हमने यहाँ पर यरलव के बारे में की थी। अब आप देखेंगे दो ऐसे वर्ण हैं जिनको कि अर्ध स्वर के रूप में भी जाना जाता है, जैसे य और व। लुंठित के रूप में र, पार्श्विक के रूप में ल। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कि कौन लुंठित है और कौन पार्श्विक है। एकदम से याद करके जाइए, एग्जाम के एक दिन पहले भी इन कंफ्यूजनों को जरूर ध्यान में रखिए कि हो सकता है आ जाए, क्योंकि एग्जाम में तो एक एक नंबर का बड़ा महत्व रोल है और जितनी सीट होगी उतने लोगों का चयन होगा, लेकिन क्यों ना आपका चयन हो, एक सीट आपके लिए हो। आगे बात करते हैं उष्म संघर्षी व्यंजन, जिसमें आप देखेंगे कि उष्म संघर्षी के अंतर्गत है त्र, त्र, स, ठीक है। और उच्चारण स्थान तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श, जो कि अघोष महाप्राण के अंतर्गत, ठीक है। ह क्या है? स्वर यंत्री है और सघोष महाप्राण है। बहुत ही माइनर तरीके से अध्ययन करते हुए हमने यहाँ पर किया हुआ है। निश्चित तौर पर आप लोगों का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा और चीजें भी समझ में आ रही होंगी। उक्षिप्त व्यंजन, जिसको कि द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, और ढ और ढ है, ठीक है। एक इसमें से आप देख रहे हैं कि अड़ जो है सघोष अल्प प्राण है और ढ जो है सघोष महाप्राण है। तो बदलते हुए पैटर्न में आप देख रहे हैं कि वर्ण पूछ दिया और फिर पूछ देता है कि ये दोनों पूछ देता है, सघोष भी, घोष के आधार पर भी और प्राण के आधार पर, दोनों तरीके से सवाल आ जाते हैं, ठीक है। तो हर एंगल से आपको तैयार करके जाना है। अयोग वाह, जिसमें कि अनुस्वार और विसर्ग है, अयोग वाह के अंतर्गत, ठीक है। कुछ किताबों का नाम पूछ लिया जाता है कि हिंदी भाषा का उद्गम और विकास किसका है? उदय नारायण तिवारी। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग नामवर सिंह। हिंदी भाषा की उत्पत्ति मूलतः सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है, ये तो जानते ही हैं आप। अपभ्रंश में मूल रूप से 8 स्वर थे। कृष्णायन किसकी रचना है? द्वारिका प्रसाद मिश्र की है, जो कि अवधी भाषा में, ठीक। कड़वक, ये सब मैं याद करते हुए लिखा हुआ था, जो कि भाषा विज्ञान से रिलेटेड तो नहीं है, फिर भी आप ध्यान में रख सकते हैं। सुनीति कुमार चटर्जी ने ब्रज भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से माना है। तो ब्रज भाषा जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है, तो जाहिर सी बात है कि उसी से जुड़ा रहेगा। तो आप भी समझ गए होंगे, ब्रजबुली बंगाल की भाषा है, ठीक है। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी का विकास हुआ और देवनागरी का विकास उत्तरी ब्राह्मी लिपि से हुआ। डीएसएसबी में एक बार मैं एग्जाम देने गया तो वहां पर एक चीज समझ में आया कि ब्राह्मी लिपि तो हमने याद किया था, लेकिन उसमें पूछ दिया था कि ब्राह्मी लिपि के किस शाखा से हुआ था। तो उत्तरी ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ, तो मैं बाद में इसको जाकर जोड़ा, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने हिंदी भाषा और भाषा विज्ञान से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जिनसे कि परीक्षाओं में प्राय सवाल पूछे जाते हैं, पढ़ाने के लिए तो मेरे दिमाग में था
कि मेरा नोट्स द्वारिका प्रसाद सक्सेना और राम किशोर शर्मा की पुस्तकों के आधार पर भी बना हुआ है। उसको लेकर भी हमने सोचा है कि आगे अगर आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो जरूर प्रस्तुत करूंगा। और इस वीडियो लेक्चर से भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा से रिलेटेड बाहर से कोई प्रश्न नहीं आएगा, पूरी मुझे उम्मीद है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप सभी कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।